तो आज हम लोग देख रहे हैं, आज का आर्टिकल आया है द हिंदू में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। तो इसमें कुछ डाटा था कि लगभग 36% इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो सिटी में रहता है और अर्बनाइजेशन ग्रो कर रहा है 2 से 2.5% एनुअली। बजट में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अर्बनाइजेशन को लेकर? तो पीएम आवास योजना है अर्बन वाला। उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री एकोमोडेशन वाला बात है। अमृत मिशन के लिए 8,000 करोड़ का एसोसिएशन है। कैपेक्स भी किया जाएगा इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, लाइक हाईवे अर्बन इंफ्रा के लिए। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन पे भी बजटरी एलोकेशन है। वीकली हार्ट्स की बात है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन बात है कि इसको किस प्रकार से वो एड्रेस किए हैं बजट में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी फंडिंग किए हैं। जैसे कई सेक्टर में फाइनेंशियल कमीशन ने जो ग्रांट दिया है म्यूनिसिपैलिटीज को, तो उनका कहना है कि आप प्रायोरिटी जो है सिटी प्लानिंग को लेकर उसके आधार पे उसको एक्सपेंड करें। उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्लानिंग में भी वो पेरी अर्बन एरिया और न्यू एरिया में भी अपने मोबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बस सिस्टम का भी प्रमोशन करने के लिए कुछ बातें की गई। सिटी को ग्रोथ हब के रूप में डेवलप करने की बात चल रही है। एक नेक्स्ट था लाइव मिंट में इंडिया का डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्या है, इसकी प्रोविजंस हैं कुछ कुछ, जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए वो एक लेगिटिमेट ग्राउंड क्रिएट करेंगे और उसके लिए एक प्रोसेसिंग का एक वैलिड रीजन होगा कंसेंट के रूप में। और कंसेंट जो दिया जाएगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किस इंटेंशन से डाटा का यूज किया जा रहा है, तभी कंसेंट दिया जाएगा। और उस डाटा का शेयर करना, उसको फिर किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, उसको फिर आगे किसी को शेयर करना, ये सब चीज अलाउड नहीं है। डाटा प्रिंसिपल्स की कुछ राइट्स की बात की गई है कि वो किस प्रकार पर्सनल डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं। ऑब्लिगेशंस होंगे कुछ डाटा फिडुशरीज के, कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना हमेशा ये देखते रहना पड़ेगा कि जो पर्सनल डाटा कलेक्ट किया गया है उसको किन किन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। पेनल्टीज की भी बात कर रहे हैं, अगर डाटा ब्रीच हो रहा है तो 250 करोड़ का पेनल्टीज लगेगा। बात है कि इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस ऑपरेशंस पे। तो सेल्स और मार्केटिंग में, जैसे ट्रेडिशनल स्प्रे और प्रे मॉडल का जो मार्केटिंग होगा वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, उनका ये कहना है। सेलिंग डाटा सेट्स जो करेंगे तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें कम होगी बिजनेसेस के द्वारा। और एक लेजिटिमेट ग्राउंड्स बन जाएगा जिसके आधार पे आप प्री एग्जिस्टिंग डाटा को भी मतलब शेयर नहीं कर सकते, उसका वायलेशन नहीं कर सकते। ये हो गया कस्टमर का वेरिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ कई तरीके से किया जाएगा, केवाईसी अपडेट करके, और उसके आधार पे वो अपने जो भी कंप्लेंट है उसको उठा सकते हैं। वे अहेड हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज करना चाहिए ऑपरेशंस को लेकर, अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह डेवलपमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल था हाउस होल्ड सेविंग्स को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड में। तो इनमें बोला था कि क्या स्टेटस है इंडिया में सेविंग्स का। तो सबसे पहली बात है कि ये जो है सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स, ये बहुत इसेंशियल होता है कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और अगर हम लोग देखें हाउस होल्ड सेविंग्स ना, तो पिछले 5 डिकेड से लोएस्ट रहा है अब तक। और 2021-22 में ये 7.3% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, 22-23 में ये 5.2% हो गया। तो हाउस होल्ड सेविंग्स घटा है। कॉर्पोरेट सेक्टर का सेविंग्स देखे तो इम्प्रूव हुआ है, वो अराउंड 10% ऑफ जीडीपी हो गया है और वो लास्ट 8 ईयर्स के पीक पे है। गवर्नमेंट का क्या एफर्ट्स हैं रिगार्डिंग सेविंग्स? तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कम कर रही है और फिस्कल कंसोलिडेशन का जो भी प्रयास गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है ना, वो रिसोर्स को कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट के अनुकूल बनाने का काम कर रही है। तो दैट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंक्रीज द सेविंग्स which will turn into investment later.
ये है। अब बात है कि क्या ये कंसर्न है, क्या मतलब हाउस होल्ड का इंडेप्टनेस हो रहा है, तो बोल रहा है एटलीस्ट 25% ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है ना 2022-23 में, वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ही था। हाउसिंग हो, एजुकेशनल लोन हो। 2023 का एक रिपोर्ट था, उन्होंने बोला हाउस होल्ड के पास जितना फाइनेंशियल एसेट है ना, वो उनके लाइबिलिटीज से लगभग 2.5 गुना है, 2.7 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है एक हेल्दी बैलेंस शीट। डेब्ट सर्विसिंग बर्डन भी इंडियन हाउस होल्ड्स के ऊपर जो है ना डिक्लाइन हुआ। 6.9% था 2021 में, 6.7% 2023 में हो गया, जो कि मतलब वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में। अब कंसर्न क्या है फाइनेंस, हाउस होल्ड फाइनेंस के रिगार्डिंग? तो सबसे पहली बात कि आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बढ़ रही है, क्योंकि 3.8% से 5.7% ऑफ जीडीपी जो हो रहा है, लाइबिलिटीज अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स आपका नेट सेविंग्स कम होगा। और पर्सनल लोन इसमें इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि बैंक ने ये देखा कि 2023-24 का अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें बोला कि पर्सनल लोन लोन का जो ग्रोथ है ना, वो ग्रो हुआ है 28% से। डेप्ट सर्विसिंग बर्डन, जो डेप्ट होता है उधार, उसके सर्विस का जो बर्डन होता है ना, वो अ, पहले से थोड़ा लो रहा है, जो कि मतलब ठीक है। और फिजिकल सेविंग्स बहुत वॉलेटाइल है, इनका ये कहना है। 70% ऑफ ग्रॉस सेविंग्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो फिजिकल एसेट्स में आप सेविंग्स कर रहे हैं, जो कि अनप्रिडिक्टेबल के रूप में माना जा रहा है। कैपिटल गेंस टैक्स में भी कई चेंजेस किए गए हैं। हम लोग देखे शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स में वो 20% बढ़ा दिए हैं, 15 की जगह। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में 10 की जगह 12.5 कर दिए हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाया गया है, 2001 के पहले वाला उसको छोड़कर। उसके बाद टैक्स रेट यूनिफॉर्मिटी का बात है कि मतलब टैक्स रेट को इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का कुछ इम्पैक्ट यहाँ बोल रहा है कि हो सकता है, जो हाई टैक्स लायबिलिटीज को क्रिएट कर सकते। लेकिन बात है कि ये जो आप रिफॉर्म किए टैक्स रिजाइम में, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कैपिटल गेंस टैक्स के रिगार्डिंग? तो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो आप भी इंक्रीज किए हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का उदाहरण है, क्योंकि कैपिटल गेंस टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, और ये उसको टारगेट करेगा जो एक्चुअली ज्यादा अफोर्डेबल है ज्यादा पे करने के लिए। और जाहिर सी बात है, जो एसेट्स हैं इंडिया में उसका वैल्यू बहुत बढ़ा है, और उस चीज से एसेट वैल्यू बढ़ा है, तो जो इस चीज का जस्टिफिकेशन है कि टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए। और स्पेकुलेशन रियल एस्टेट में कम हुआ है, और इससे क्या होगा ना, हाउसिंग सप्लाई बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर्स शिफ्ट हो सकते हैं प्रॉपर्टी से इक्विटीज की तरफ, हाउस होल्ड नीड्स की तरफ। इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स था? तो इन्होंने कहा कि जो आप इंडेक्सेशन को रिमूवल किया है ना प्रॉपर्टी से 2001 के बाद, तो वो एक अनफेयर चीज हो गया। इंडेक्सेशन हेल्प करता है, ठीक है, आपके इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट में, जो एसेट सेल्स के रियल गेन को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस अगर 1 करोड़ रुपया 20 ईयर्स एगो में खरीदा जा रहा है, और उसमें 6.5% एवरेज इन्फ्लेशन एनुअली लगा है, तो उसका वैल्यू वर्थ फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स बहुत कम हो जाएगा। विदाउट लेजिस्लेशन टैक्स बिल्स ये बहुत ही मतलब अनरीजनेबली हाई हो सकता था। अगला था कि आप जिस हिसाब से अभी स्टेबल टैक्स रूल या टैक्स रेट को करके एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इसकी ये संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉलिसी लेवल पे जो है ना बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इससे पॉलिसी भी चेंज करने की जरूरत है कई लेवल पे। और ये जो है कैश डील्स, ब्लैक मनी, ये सब चीज को भी एक स्तर से बढ़ा सकता है। टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। क्या किया जाना चाहिए? तो इन्होंने बोला कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को री इंट्रोड्यूस कीजिए सारे फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर, और केवल आप 2001 के बिफोर के लिए नहीं बल्कि सारे के लिए कीजिए। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट है उसको कुछ अन्य उपायों के द्वारा एड्रेस कीजिए। टैक्स पॉलिसी जो है ना उसको स्टेबल रखने के लिए आप इसको सुनिश्चित कीजिए। फिर मतलब इवनली अप्लाइड लेविज लगाइए एसेट क्लास के ऊपर, जिसको कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है।
इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ने क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क जो है, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क, उसको क्रिटिसाइज किया। इनका कहना है कि आपने अभी तक जो टारगेट किया वो तो कुछ मेट ही नहीं हुआ। आपका प्रेशर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत अनफेयर है, मतलब डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट भी क्रॉस हो गया। डेवलप्ड कंट्री का बहुत फेल्योर रहा है, जैसे यूएस ने कभी भी अपने एमिशन रिडक्शन गोल को मेट नहीं किया, और उल्टा ये डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर थोपते रहते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल बात थी। अल्टरनेटिव क्या इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि देखिए, हमको मिटिगेशन और एडेप्टेशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एडेप्टेशन और मिटिगेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस जब तक नहीं देंगे तो करंट सिनेरियो को चेंज नहीं कर सकते। और इनका कहना था कि लाइफ स्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस को बढ़ावा दिया जाए। ये सारी चीजें जो कि पहले से भी आ रही थी। हाउ इज इंडिया एड्रेसिंग, इंडिया कैसे एड्रेस कर रहा है? रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका एक एग्जांपल है। स्मार्ट सिटी। मसाला सब वही चाट मसाला पॉकेट भैया पास था। नेक्स्ट, जो भी न्यू रेलवे स्टेशन वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग वंस मतलब जो भी हैं उसकी तुलना बहुत क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे। मिशन लाइफ को प्रमोट करने की बात हो रही है। लाइफ स्टाइल बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस किया जा रहा है, और ये अभी तक हालांकि मास मूवमेंट बना नहीं, लेकिन ये एक अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है। करंट जो भी एफर्ट्स हैं उसको भी मतलब एड्रेस किया जा रहा है क्लाइमेट सिविल सोसाइटी के द्वारा, ये सारी चीज। अभी जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का जीएम मस्टर्ड के ऊपर, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा एक था, हिस्ट्री दिया हुआ था कि हाँ कब ये हुआ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया था अप्रूवल लेके 2015 में। जीएसी ने एक रिपोर्ट करके रिपोर्ट पब्लिश किया था 2016 में। फिर उसको रिकमेंड किया था एनवायरमेंटल रिलीज के लिए 2017 में। 18 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जीएसी को री एग्जामिन करने के लिए कहा। 2022 में जब री एग्जामिन हो गया तो फिर सेंट्रल ने अप्रूवल दे दिया। फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट अभी 23 जुलाई 2024 में एक स्पिल्ड वर्डिक्ट दिया है। अब बात है स्पिल्ड वर्डिक्ट क्या है। तो एक जस्टिस बीबी नागरथन्ना है, उनका इनके ऑपोजिट में आर्ग्यूमेंट था। उनका कहना था कि जीएससी ने जो है ना, जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं टेस्टिंग करने के, वो सारे को पूरा नहीं किया है। इन्होंने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इग्नोर किया है और पब्लिक ट्रस्ट को भी वायलेट किया है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म स्टडी भी नहीं किया है कि जीएम मस्टर्ड का इफेक्ट क्या हो सकता है। और ये चीज कहीं ना कहीं उनका एनवायरमेंटल सेफ्टी को इंश्योर करने में एक फेल्योर देखा जा सकता है, हो सकता है। तो इसी आधार पे उन्होंने इसका मतलब अगेंस्ट में उनका मतलब तर्क रखा। फिर एक जस्टिस संजय करोल थे, उन्होंने पॉजिटिव बात बोली कि हाँ जी, ऐसी प्रोसेस बहुत ही फेयर रहा है, साइंटिफिक रहा है। इनका इम्पैक्ट हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी पे सही होगा। रिलीज अगर किया जाए तो फिर सही होगा, इसलिए क्योंकि इनका एक ये तर्क था कि हनी बीज जो है ना, वो जीएम क्रॉप से अवॉइड नहीं करते हैं। तो बस वही था। क्रिटिकल मिनरल एनर्जी वाला एक आर्टिकल था, उसका कहना था कि जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑक्शन किया है 50 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक 4 राउंड में। तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी माइनिंग फर्म्स का इस ऑक्शन के दौरान क्यों रहा है? क्योंकि भाई ऑप्शंस रहा है प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग इंडस्ट्री का। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग इंडस्ट्री का बहुत ऑप्शंस है। दूसरी बात यह है कि जो रिसेंट बजट है, उन्होंने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एडवांस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज, इन सब सेक्टर के लिए ज़्यादा जोर दिया है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होगी। लिथियम, क्रोमियम, निकेल, रेयर अर्थ मेटल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सारी चीज़ें। अब बात है कि बजट का क्या अनाउंसमेंट है। कस्टम ड्यूटी रिमूवल किया है 25 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, लाइक लिथियम, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट। और ये इन्हांस करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, एडवांस टेक्नोलॉजी का। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो आप बात कर रहे हैं बजट में, उसमें जाहिर सी बात है इन सब क्रिटिकल मिनरल्स का यूज होगा, एक मास लेवल पे होगा। इसकी के लिए इन्होंने कस्टम ड्यूटीज को हटाया है और कंसेशनल कस्टम ड्यूटी एक्सटेंशन भी दिया है।
5% का इन्होंने अंटिल मार्च 2026 क्रिटिकल मिनरल मिशन इन्होंने लॉन्च करने की बात की है और लॉन्च किया ही गया है पहले ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। और इसके साथ साथ रिएक्शन और क्या एक्सपेक्टेशन है इंडियन इंडस्ट्री का, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया जाएगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। शॉर्ट टर्म कंसर्न्स भी कुछ हैं कि इसमें एडिशनल इंसेंटिव सपोर्ट नहीं दिया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के लिए ताकि वो ज़्यादा ग्रेटर इसको एडॉप्शन करे क्रिटिकल मिनरल्स का। व्हीकल्स कॉस्ट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी ड्यूटी आप हटा रहे हैं रॉ मटेरियल्स पे वो अकेले ही इस सेक्टर को हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब हम लोग इंपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों का, मिनरल्स का। पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, FAME 3 पॉलिसी और स्पेशल ईवी इंसेंटिव्स जो बजट में दिए गए हैं, तो उससे मतलब गवर्नमेंट का विजन पता चलता है इससे। तो ये सारी चीज़ें थी।